नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् जरायमाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का सायंकालीन सत्र में स्वागत करता हूं। मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और मैं आधे घंटे का आपको आज से ये हमारा सायंकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। इसमें हम सायंकाल में आपको हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन सभी के लिए लाभदायक कुछ ऐसे सामान्य हम योगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको आसानी से आप प्रयोग करके आप अपने रोगियों को ठीक कर सकते हैं। ये पूरी श्रृंखला हमारी चलेगी और इस श्रृंखला में हमारे साथ मैं स्वयं एक एमडी हूँ काय चिकित्सा में और पिछले 20 सालों से अनुभव रखता हूँ। मेरे साथ इस श्रृंखला में आगे आएंगे वैद्य प्रियरंजन तिवारी जी जो अलग अलग दिनों पर सत्र लेंगे। ऐसे ही वैद्य सुजाता जी जो स्वयं एक काय चिकित्सक हैं वो भी सत्र लेंगे और बहुत सारे अभी हमारे साथ में बहुत सारी फैकल्टी मेंबर जो हमारे साथ में आयुष दर्पण पर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये डिमांड की है कि सर आयुष दर्पण के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। तो उन सभी को हम यहाँ पर 7 बजे इस सत्र में लेकर आएंगे। तो आज सबसे पहले इस सत्र की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा परिचय आप सब जानते हैं कि मैं विगत तकरीबन 22-25 सालों से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और आयुष दर्पण जर्नल के माध्यम से ये प्रचार प्रसार की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। तो आज हमने पहला जो सत्र है ये स्टार्ट किया है हमने स्टार्ट किया है सीतोपलादी चूर्ण से। तो आप सभी सीतोपलादी चूर्ण बहुत कॉमन है और आजकल आप सब जानते होंगे कि जुकाम खांसी वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और एक आसानी से हम ऐसे योगों की चर्चा करेंगे जिनको आप स्वयं भी इनको बना सकते हैं बहुत सरलता से और इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये जो सेशन है ये कुछ ही देर बाद आपको यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी इसकी। तो यदि आपको ये छूट जाता है तो आप इसको यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। और हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस लिंक को शेयर करें। और जूम में हमारे साथ में इस वक्त 150 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि ये वेबिनार वर्जन में मैंने इसको ऑन किया है। तो आप सभी साइलेंटली इस सत्र पर बने रहें। और हाँ, जो आपके प्रश्न हैं चूंकि आप 150 से 200 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एट ए टाइम, तो मैं सबके प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपके चैट बॉक्स में आए हुए चुनिंदा प्रश्नों को साथ में जो फेसबुक पे भी हमारे प्रश्न आएंगे मैं उनको भी इसमें शामिल करूंगा। तो देखिए ये सीतोपलादी चूर्ण जो है ये बहुत ही सरल योग है। हमारे अगर कहें कि सीतोपलादी चूर्ण कहाँ पर इसका वर्णन आया है, कहाँ यह आता है, तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 8 में संदर्भ दिया है राज यक्ष्मा चिकित्सा अधिकार में। आप सब जानते हैं कि यक्ष्मा को रोगों का समूह कहा गया है और वहां पर इसका वर्णन आया है।
आचार्य चरक कहते हैं, देखिए चिकित्सा में चरक को श्रेष्ठ माना गया है, और काय चिकित्सा के व्यक्ति के लिए तो चरक एक पूजनीय और हम कहते हैं ना कंठ ग्रहण करने वाला जो वो ग्रंथ है। तो मैं वहां से एक संदर्भ आपको बताता हूँ। बहुत सारे हमारे यूजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पीजी के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो मेरे साथ में लाखों लोग कनेक्टेड हैं इस समय में, जो इसको यूट्यूब पे देखेंगे, अभी फेसबुक पे देखेंगे, अभी जूम पे ही मैं देख रहा हूँ 250 से ऊपर लोग यहाँ इस वेबिनार वर्जन में ज्वाइन हो गए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक सूत्र आता है, सितो पला तुंगाक्षीरी पिप्पली बहुला त्वचम अंत ऊर्ध्व द्विगुणितम और लेहनत मधु सर्पिशा। कहते हैं चूर्णितम प्राक्षयद्वा तक्ष श्वास कास कफातुरम सुप्त जिह्वा रोचकम किम अल्प अग्नि पार्श्व सुलिनम। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो ये चरक संहिता का संदर्भ है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 8, और वहां पर सूत्र नंबर अगर आप देखें तो 104 सूत्र नंबर है। क्योंकि हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं जानते हैं तो हमें संदर्भ भी जानना चाहिए, हमें कहाँ से ये लिया गया है जानना चाहिए। देखिए आप छोटे छोटे योगों को आप अगर जानेंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस में आप उसे बना पाएंगे, तो बड़ा उपयोगी रहेगा आपके लिए, ये ज्ञान बहुत उपयोगी रहेगा। तो हम इसीलिए छोटे छोटे आपको योग लेके आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस सूत्र में देखिए, इस सूत्र में कहा गया है कि आपको मिश्री लेना है 16 भाग। मिश्री कितना लेना है, तो यू हैव टू टेक द मिश्री 16 पार्ट्स में आपने मिश्री लेनी है। और आपने मिश्री को क्या है आप सब जानते हैं, शुगर कैंडी के नाम से मिलता है ये मिश्री, ताल मिश्री मिलती है, साथ मिश्री आपको मिल जाती है, शुगर का ही पार्ट है, एक तरह से रूप है। वंशलोचन, वंशलोचन जो है वो आपको सफेद पार्ट होता है बाम्बू का, जो बाम्बू ट्री होती है उसका सफेद पार्ट होता है, जो प्रयोग में औषधियों में लाया जाता है, जिसे वंशलोचन कहते हैं। आप यूं समझिए कि जो बैम्बू है उसका ये एक प्रकार से निर्यास है। जो इनर वाइट जो पार्ट होता है वो बैम्बू का, वो वंशलोचन कहलाता है। तीसरी चीज जो हम लोग लेते हैं वो पिप्पली है, लॉन्ग पीपल, जिसे हम लोग पाइपर लॉन्गम भी कहते हैं। तो पहला हमने क्या लिया, पहला हमने ले लिया मिश्री, दूसरा हमने ले लिया वंशलोचन, तीसरा हमने ले लिया पिप्पली, चौथा है एला, जिसे हम कार्डमोन कहते हैं, इलायची भी कहते हैं। ये 2 भाग में, यानी अगर आप ऊपर से लें तो मिश्री 16 भाग लेना है आपने, वंश लोचन 8 भाग लेना है आपने, पिप्पली जो है वो आपने 4 भाग लेनी है, और जो इलायची है, जो कहते हैं ना, इसका जो सूत्र है आप उसमें देखें अगर, बहुला, बहुला, तो जो हमारी जो इलायची है वो कार्डमम, वो आपने 2 भाग लेनी है। फिर आता है त्वच, तो त्वच का अर्थ यहाँ पर दालचीनी से है, जो आप जिसे सिनेमम कहते हैं, उसे आपने 1 भाग लेना है। यानी आपने क्या करना है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ चले, अंत से ऊर्ध्व की तरफ चले, तो आपने दुगुना 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 बढ़ाते जाना है। यानी कि दालचीनी 1 भाग लिया आपने, तो आपने जो है वो इलायची कितनी ली, 2 भाग ली, और फिर इलायची के बाद फिर आपने पिप्पली ली तो वो 4 भाग ली, फिर आपने वंशलोचन कितना लिया, 8 भाग लिया, और फिर आपने मिश्री 16 भाग ली। इस प्रकार से आप इसको क्या करें, इसको आप आराम से कूट लें और इसे बिल्कुल कपड़ छन कर ले, और ये आपका तैयार हो गया सितो पलादी चूर्ण। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सितो पला तुंगाक्षीरी पिप्पली बहुला त्वचम अंत ऊर्ध द्विगुणितम लेहन्य मधु सर्पिशाह चूर्णितम प्राय सद्वा तक्ष श्वास कास कफातुरम और सुप्त जीवा अरोचकम कि किम अल्प अग्नि पार्श्व सूलिनम। यहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कहें कि सितोपलादी चूर्ण का अन्य कहाँ कहाँ संदर्भ मिलता है, तो सितोपलादी चूर्ण का संदर्भ हमें सारंगधर संहिता में मिलता है, गद निग्रह में मिलता है, योग रत्नाकर में मिलता है, और इस पर बहुत सारे शोध भी हुए हैं। अगर आपको रुचि है तो मैं इस पे हुए कुछ शोध को भी आपको दिखा सकता हूँ। इस पे एक शोध हुआ है जिसमें इसके अनुपानों पे चर्चा की गई है, किस प्रकार से आप इसके अनुपान को परिवर्तित करके आप सितोपलादी चूर्ण का विभिन्न प्रयोग कर सकते हो। यदि आपको एक शोध देखना है तो मैं वो शोध शेयर कर रहा हूँ, आप इस शोध को देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि सितोपलादी चूर्ण का जो हमारा प्रयोग है वो किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक शोध पत्र है, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो भी हम आपको बताते हैं
विथ रेफरेंस होना चाहिए। एक शोध है जो जामदार जी ने जो किया है, उसमें वो कहते हैं कि अनुपान जो है, उन्होंने सितोपलादी चूर्ण को ही उन्होंने लिया है, और कहते हैं कि अनुपान किस प्रकार से प्रभावकारी है, इसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और वो कहते हैं कि सितोपलादिक चूर्णम मधुसर्पयुतम लिहेत श्वास कास क्षयहरम हस्त पादांग दाहजिता। यानी उन्होंने जो रिसर्च की है उसमें उन्होंने सितोपलादी चूर्ण को जो है एक ग्रुप बनाया, जिसको उन्होंने मधु और सर्पी के साथ दिया, यानी मधु और घृत के साथ दिया, और एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने जो है वो अनुपान के रूप में जो है वो घृत और जल लिया। तो प्रभाव जो देखा वो दोनों के ही प्रभाव जो है वो अलग अलग थे, मैंने आपको शेयर किया। कहने का अर्थ ये है कि सितोपलादी चूर्ण का अलग अलग अनुपान के साथ प्रयोग करके भी अलग अलग प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको ये सितोपलादी चूर्ण जो है वो राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन आता है। अगर आप देखें तो ये बहुत ही लगती साधारण औषधि है, पर बहुत ही प्रभावी औषधि है, जिसका प्रयोग आप सभी को करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस में करना चाहिए। हम लोग जो है इसका प्रयोग अक्सर करते हैं, खासकर ऐसे ऐसे रोगियों में जहां पर हमें लगता है कि कफ जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम इसको टंकण भस्म के साथ में प्रयोग करते हैं। हम लोग बच्चों में इसका प्रयोग खूब करते हैं, बच्चों में सितोपलादी चूर्ण बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सबसे जो बड़ा फायदा है वो फायदा है कि ये टेस्ट जो है, इसका टेस्ट बहुत आसानी से आप इसको ले सकते हैं। आप इसका कॉम्बिनेशन तालिशादी चूर्ण के साथ में करके आप श्वास रोगियों को दे सकते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आपको कई बार सितोपलादी चूर्ण को हम लोग दीपन औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग हम लोग अम्लपित्त शामक औषधि के रूप में भी करते हैं। तो विभिन्न आप अलग अलग रोगों में इसका कई अंग मर्द प्रशमन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, कास में करते हैं, श्वास में करते हैं, इसका अवलेह बनाकर करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर इसके मूल संदर्भ में ही बताया गया है। इसके अलावा सितोपलादी चूर्ण का हम लोग जो प्रयोग है वो अलग अलग कंडीशन में, एक वैद्य जी हैं वो केवल केवल इसके अलग अलग अनुपानों के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न अनुपानों के साथ में इसका प्रयोग किए जाने पर अलग अलग प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर होते हैं, अलग अलग प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। तो आप अपना अनुभव जरूर हमें शेयर कीजिएगा, चैट बॉक्स में आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये सितोपलादी चूर्ण सबसे आसान है। और बहुत सारे आपको यहाँ पर, आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो सितोपलादी चूर्ण बनाती है, और सितोपलादी चूर्ण का आपको बहुत बृहत मात्रा में हमारे वैद्यों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सितोपलादी चूर्ण इतना ही नहीं, सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग हम लोग बहुत सारी जगहों पर करते हैं, सूत शेखर रस के साथ करते हैं। हम लोग सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग जो है वो अग्निदीपन के लिए भी करते हैं। हम लोग सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग जो है वो अम्ल पित्त के रोगियों में भी करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से सितोपलादी चूर्ण जो है वो, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दूं, क्या क्या इसके घटक चाहिए आपको। तो आपको कुछ नहीं चाहिए। पहला क्या लेना है आपने? मिश्री, लिख लीजिए आप, मिश्री लेनी है आपने। दूसरा क्या लेना है आपने? दूसरा वंशलोचन, वंशलोचन बहुत आसानी से मिल जाता है आपको। तीसरा क्या लेना है? पिप्पली, पिप्पली लॉन्ग पीपल, है ना, लॉन्ग पीपर लेना है। चौथा क्या लेना है आपने? इलायची, क्या लेना है? इलायची। और पांचवा क्या लेना है आपने? दालचीनी। और भाग क्या है? तो अंत ऊर्ध्व द्विगुणित प्रमाण में, अंत से ऊर्ध्व द्विगुणित प्रमाण में आपने ये लेना है। और यानी कि आपने अगर ऊपर से चल रहे हैं तो आप 16 भाग मिश्री, 8 भाग वंशलोचन, 4 भाग पिप्पली, और 2 भाग जो है आपकी इलायची, और 1 भाग जो है आपकी वो दालचीनी रहेगी इसमें। ठीक है ना? तो ये आपने इसको इस प्रकार से आप प्रयोग करा सकते हैं। यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं कि सर इसको हम लोग बना तो लेंगे, लेकिन हम कौन सी कंपनी से मंगवाएं। देखिए, मैं किसी कंपनी का रिकमेंडेशन तो नहीं करूंगा, बहुत आप खुद से बनाइए। यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर दिस मेडिसिन बाय योरसेल्फ, एंड दिस इज वेरी गुड। तो आप इसे घृत, और आप पूछ रहे कई लोग कि यहाँ पर कौन सा अनुपान बताया है शास्त्रों में। तो शास्त्रों में जो इसका अनुपान बताया है वो अनुपान बताया है घृत और मधु के साथ, है ना। आप केवल मधु के साथ भी दे सकते हैं।
बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर इससे अग्निमान में काम होगा? बिल्कुल काम होगा, अग्निमान में काम होगा। कई बार लोगों को पसलियों का दर्द होता है, पसलियों के दर्द में भी ये काम करेगा। पित्त शमन भी करता है, ये पित्त को शांत करता है। और हाँ, ज्वर और ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में भी हम लोग इसको देते हैं। ज्वर की कंडीशन में भी, अभी ज्वर की कंडीशन पे एक बहुत डिटेल लेक्चर होने वाला है, और ज्वर पे आप बने रहे। ज्वर की कंडीशन पे भी आपको अभी एक डिटेल लेक्चर होगा, तो उसमें भी आपको ये सभी चीजें जो योग है हमारे, जो चरक संहिता में बताए गए उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग खांसी में देते हैं, क्षय में देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आप लिख रहे हैं, मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, और हम आपका उत्तर शामिल करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपका नाम लेंगे और बाकायदा आपकी प्रतिक्रियाएं हम जरूर इसमें शामिल करेंगे। यूट्यूब पे भी जो लोग कमेंट करेंगे हम उनका भी कमेंट्स लेंगे, और आपकी प्रतिक्रियाओं को हम जरूर शामिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका बहुत सारा प्रयोग है, जिसमें कि आप ये बढ़े हुए पित्त को शांत करता है, कफ को ना अलग करता है ये। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कुछ कुछ रोगियों को रुचि नहीं रहती है, बुखार आ जाता है, अरुचि हो जाती है, अग्निमांद हो जाती है। तो वहां पर आप इसका प्रयोग, सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग आप अग्निमांद में और अरुचि में बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो पाचक पित्त पर पड़ता है। तो ये पाचक पित्त को उद्युक्त करता है, और इस प्रकार से ये भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। इट्स वेरी इफेक्टिव। और कई बार ऐसा होता है कि पित्त जो है वो प्रकोपित हो जाता है, और ये जो है पित्त प्रकोपित होकर के छाती में जाकर बैठ जाता है। तो ऐसे में रोगी को आपने देखा होगा, बहुत प्यास लगती है, बहुत जो है हाथ पांव शरीर में जलन होती है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है, मुंह एकदम सूखा हुआ रहता है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार रहता है। आजकल ये बहुत चल रहा है, और ऐसे में विशेषकर रात में बुखार बढ़ जाता है। बुखार के कारण जो है शरीर एकदम दुर्बल और कांतिहीन दिखता है। तो ऐसे में आप इस प्रकार से ज्वर की अवस्थाओं में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे में बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। बच्चों में श्वास हो, कास हो, और तो आप इसको प्रवाल भस्म के साथ दे सकते हैं, इसको लघु मालती वसंत के साथ आप दे सकते हैं। सुबह शाम आप मात्रा आदि का निर्धारण चिकित्सक के माध्यम से आपको कराना है। बहुत बढ़िया काम करता है। कई बार जुकाम बिगड़ जाता है, वहां पे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है ये। साथ साथ में ये बहुत सर्दी लग जाए आपको, या फिर असमय आपको बार बार जुकाम हो रहा हो, कभी कभी आपको जुकाम होते ही हम लोग क्या करते हैं, सर्दी को एकदम, हमें कभी कभी ड्यूटी जाना होता है, तो एकदम जुकाम लग रहा है, बहुत परेशान है, ऐसी स्थिति में तत्काल हमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, इसका प्रयोग करना चाहिए। कई बार कफ सूखा सूखा हुआ होता है, बाहर नहीं निकलता, सिर में दर्द होता है, सूखी खांसी रहती है, देह में जकड़न सी रहती है, शरीर में जकड़न रहती है, आलस्य रहता है, भारी भारी सा महसूस होता है, शरीर में भारीपन महसूस होता है, ऐसी बहुत सारी, भूख ना लगने की जैसी जो है आपको इस प्रकार की स्थितियां होती है। तो ऐसे में आप जो है इसका जो है इसका प्रयोग करें, ये बहुत लाभ देता है। क्यों? क्योंकि ये दूषित कफ को पिघला कर ये बाहर निकालता है। कई सारे सवाल हमारे पास यहाँ पर आए हैं, मैं आपके कुछ सवालों को भी शामिल करता हूँ। कुछ सवाल यहाँ पर आए हैं, मैं आपके क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ यहाँ पे। जी, यहाँ पर हमारे साथ में बीएमएस की स्टूडेंट है रेखा जी। वो पूछ रही है कि सर ये सितोपलादी चूर्ण जो है ये हम कहाँ कहाँ नहीं दे सकते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सितोपलादी चूर्ण कहाँ कहाँ नहीं दे सकते हैं? तो देखिए, चूंकि आप सब जानते हैं कि ये शुगर, जहाँ पर रक्तगत शर्करा की वृद्धि हो, वहां पर आप इसको अवॉइड करें देने से, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं मिश्री का। तो आपका मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं आपका क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। तो एक तो हो गया कि आपको डायरेक्टली डायबिटिक पेशेंट्स में आपने इसको देने से बचना है। यू हैव टू अवॉइड द यूज ऑफ सितोपलादी चूर्ण, ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल एक और आया है, प्रश्न है, ये प्रश्न आया है रमेश जी का। आप कहाँ से फोन मैसेज करते हैं? अपना जगह भी लिखिए यहाँ पे, आप कहाँ से मैसेज कर रहे हैं रमेश जी, अपना स्थान भी लिखें। हैदराबाद से हैं आप? अच्छा, तो हैदराबाद से रमेश जी पूछते हैं कि सर इसका जो प्रयोग है और कहाँ कहाँ हम ये, अच्छा इसकी पूछ रहे हैं कि सर ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि आपने यहाँ पर मुझसे पूछा है कि यहाँ पर मल्टीविटामिन टैबलेट के साथ में इसको दिया जा सकता है क्या? देखिए, मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर के आप इसे
दे सकते हैं, पर हमारे हिसाब से इसे जो है वो आप इंडिविजुअली आयुर्वेद को अलग तरह से समझिए, है ना। तो दूसरा एक सवाल किसी ने पूछा है कि क्या सर हम सितोपलादी चूर्ण लेने के साथ में नॉन वेजिटेरियन डाइट ले सकते हैं क्या? देखिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट मेरे हिसाब से उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप साथ सितोपलादी चूर्ण ले रहे हैं और फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं साथ में, तो मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो कोई पथ्य अपथ्य जो तो नहीं है, पर फिर भी आप जो है डाइट कंट्रोल करके ही लें आप बीमारी के हिसाब से। और ज्यादातर आप मिर्च मसालेदार खाना, जंक फूड्स हैं, ड्रिंक है, फ्रोजन है, कैंड फूड्स हैं, ये ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर एक और सवाल है, दूसरा एक सवाल है कि क्या ये इसका सर आयुर्वेदिक रेफरेंसेस कहाँ कहाँ पर है? अच्छा, तो उसका आयुर्वेदिक रेफरेंसेस जो है वो सारंगधर संहिता में मिलता है, गद निग्रह में मिलता है, योग रत्नाकर में मिलता है, भैषज रत्नावली में मिलता है, और जो ओरिजिनल रेफरेंस है वो मैंने आपको दिखाया वो चरक संहिता में मिलता है। ठीक है, भैषज रत्नावली में इसका संदर्भ जो है वो 14वें अध्याय के 27वें से 28वें सूत्र में इसका रेफरेंस मिलता है। अब यहाँ पर कई बार लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोगों को हाथ पांव में जलन होती है, देखा होगा आपने, या कमर के ऊपर दर्द रहता है, बुखार रहता है, ऊर्ध्वगत रक्त पित्त की कंडीशंस में कई बार नाक से खून आता है, कान से भी खून आता है। तो ऐसे में कहा गया है इसका अनुपान विशेष रूप से ध्यान रखें, इसे आप शहद और घृत के साथ दें, है ना। तो ये अनुपान जरूर याद रखिएगा, ये अनुपान क्या देना है, शहद और घृत के साथ इसका हमने प्रयोग करना है। और ये बहुत प्रभावी होता है, ये रक्तपित्त में भी लाभकारी होता है। इस पर एक रिसर्च हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस पे एक रिसर्च हुई है, इन विट्रो फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल ऑफ सितोपलादी चूर्ण। इसको फ्री रेडिकल मॉडल्स ऑफ डीडीपीएच, एबीटीएस, नाइट्रिक ऑक्साइड इत्यादि से इसको देखा गया है, जिसको किया है जो है मकीजा, इंदर एच एन अश्वथा, श्रीधर सी और कुमार एस, विजय देवकर, रविराज, इन्होंने किया है। यानी एंटीऑक्सीडेंट स्टडीज करी है इसकी सितोपलादी चूर्ण की, और देखा है कि इसका जो प्रभाव है वो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर के रूप में ये काम करता है। यानी जो फ्री रेडिकल है उसको स्कैवेंज कर लेता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव को बढ़ाता है। तो एक तो ये स्टडी है। दूसरी स्टडी जो है वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस जो है भुवनेश्वर में हुई है, और साथ में कंबाइंड यही स्टडी जयपुर कॉलेज, जयपुर है, जयपुर वो जयपुर नहीं है राजस्थान वाला, जयपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हुई है उड़ीसा में, जहां पर एनिमल एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये देखा गया है कि सितोपलादी चूर्ण जो होता है ये एंटी ट्यूसिव प्रॉपर्टी रखता है। और इसका जो कंपैरिजन किया गया था वो कोडीन फॉस्फेट, जो आप सब जानते हैं कि जिसका यूज जो है मिंट लिंक्टस कोडीन के रूप में सिरप होता है, जिसको एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है वो कास आदि में प्रयोग करते हैं। तो वहां पर इसका यूज किया गया और वहां पर यह स्टडी कंक्लूड करी थी है कि इसके रिजल्ट सिग्निफिकेंट थे। तो ये बहुत अच्छा है। मैं इसका एक संदर्भ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो संदर्भ जो है वो आप सुने इसको। ये संदर्भ सारंगधर संहिता से है। इसमें कहा गया सितु पला षोडश स्याद अष्ट उस्यादस अरोचन पिप्पली स्या चतुर्कर्षा स्वाद एला चतुर्कार्षिकी एक कर्ष त्वचः कायश्चूर्ण स्वरमेकतः शीतोपलादिकं चूर्णम मधुसर्पीयुतः लेहता श्वास कास क्षयहरम, और कहते हस्त पादांग दाहजित और मंदाग्नि सुप्त जिह्वत्वम पार्श्वशूलम अरोचकम ज्वर ऊर्ध्वगतम रक्तम पित्तम आशु विपोहति। शारंगधर संहिता मध्यम खंड छठे अध्याय के 134वें और 137वें सूत्र में आप देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया कि मंदाग्नि में, सुप्त जिह्वा में, पार्श्वशूल में, अरुचि में, ज्वर में, ऊर्ध्व रक्त पित्त में आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। अब एक सवाल आया कि सर इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, कितने समय तक इसको यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए, कोई भी चूर्ण है उसकी सवीरिता अवधि जो है वो 2 साल होती है, उसकी अपनी एक सेल्फ लाइफ 2 साल की मानी गई है। और ये मान लीजिए कि आपने कोई भी दवा की आपने जार तोड़ दी, समझ रहे हैं मेरी बात, आपने उसका सील ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद वो दवा चूर्ण जो है वो आपको 2 महीने के अंदर आपने समाप्त कर लेनी है। खुला हुआ पाउडर 2 महीने
के बाद बेकार हो जाता है। बच्चों में सितोप्लादी चूर्ण बहुत प्रभावी है, लेकिन आपको देने से पहले हमेशा चिकित्सक के परामर्श से ही देना है। प्रेगनेंसी में एक सवाल आया है कि क्या इसको हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में देखिए, सितोप्लादी चूर्ण का जो प्रयोग है वो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई ऐसा दुष्प्रभाव तो नहीं नोट किया गया है, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मैं प्रेगनेंसी में दवा, इस तरह की दवा जो है आ, नहीं, मैं सितोप्लादी चूर्ण को मैं नहीं रिकमेंड करता हूं। लेकिन आप देना है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो है प्रोटीन, जो उसकी जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पिपली है आप देखें, और पिपली जो है वो थोड़ा उष्ण वीर्य होती है। तो आप देख लें, आप मेरे हिसाब से आप इसको सोच समझ के आप दें। अगर ऐसा बहुत जरूरत ना हो तो आप ना भी दें। रेस्पिरेटरी हेल्थ पे इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सेल्स के रिजल्ट्स कितने दिनों में मिल जाते हैं। तो उसके रिजल्ट जो हैं वो यूजुअली तो 1 से 2 सप्ताह में मिल जाते हैं। कुरेले जी, प्रणाम जी, नमस्ते। कुरेले जी, आप कुछ बता सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में? हमारे साथ में यहाँ पे जूम पे 250 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, और वेबिनार वर्जन पे मैं हूँ, तो मैं वो मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उनके चैट्स पे आ रहा हूँ, और यहाँ फेसबुक पे भी ये लाइव है। और आधे घंटे के बाद इसको हम जस्ट यूट्यूब पर स्ट्रीम करेंगे। तो यहाँ पर अभिलाषा खरे जी भी है, नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और हमारी इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एक सवाल और है कि इसमें, क्योंकि मैं काय चिकित्सक हूँ, पर औषधियों के बारे में जानकारी एक चिकित्सक को रखना उतना ही जरूरी है जितना कि एक औषधि के निर्माता को जो है चिकित्सक के साथ में जुड़ना जरूरी है। तो अगर कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ कहा गया है कि भेषज द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवतम कारणम तुगेयम, अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर हम अच्छे चिकित्सक नहीं बन सकते हैं। दूसरा, हमें कुछ औषधियों का निर्माण भी स्वयं करना आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने ये छोटे छोटे जो दवाइयां हैं बनाने की तरीका जो है वो हमने आपको बता रहे, प्रयास कर रहा हूं मैं। अगर आपको ये पसंद आएगा, जैसा कि पसंद आ रहा है, क्योंकि मेरे सत्र में 250 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे जूम पे, और यूजुअली मैं सत्र लाइव तो करता नहीं हूँ, लेकिन आज से मैंने ये प्रयास किया है। तो फेसबुक पर भी धीरे धीरे, बिना लोग जब जानेंगे, जब लाइव देखेंगे, तो रोज जुड़ेंगे, आपका नाम भी लूंगा मैं, और आपकी प्रतिक्रियाओं को भी शामिल करूंगा, और आपके कुछ सुझाव होंगे तो वो भी हम लेंगे। और आपका कोई अनुभव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको भी, चुनिंदा कमेंट्स को, हाँ, बहुत जो है अच्छे जो कमेंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे शामिल करेंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल पूछा है कि जो बॉटल में या डब्बे में जो सीतोपलादी चूर्ण आता है, तो क्या वो, उसकी क्वालिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे, प्लास्टिक की बोतल में आने वाला? तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है उसकी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल और है कि क्या इसे, हमने, किसी ने हमें सवाल पूछा है कि क्या हम इसे विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के ले सकते हैं? देखिए, आपको कोई भी ये सितोपलादी चूर्ण अगर आप कहेंगे तो हम लोग अलोन नहीं देते हैं, हम लोग दूसरे औषधियों के साथ में और भी औषधियों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अलोन तो नहीं दिया जाता, हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं इसको। तो बेहतर है कि आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अगर आप हैं तो आप कॉम्बिनेशन में दें। और बेहतर ये है कि अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं है, क्योंकि मेरा ये लेक्चर यूट्यूब पर सामान्य जनता भी देखेगी, फेसबुक पे भी देखेगी, तो आप, बेहतर है कि आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेकर के ही ये दवा का प्रयोग करें। तो ये आपके कुछ सवाल थे, और डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि आपको इसको जरूर देखिए, इसका प्रयोग आप अपने चिकित्सक के परामर्श से लीजिए। एक जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको आपको लेने से पहले अपने डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आधे घंटे का ये सत्र था, आप सभी इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और हाँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यदि आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अभी आधे घंटे बाद ये यूट्यूब पे भी आप स्ट्रीम कर देखेंगे, तो आप यूट्यूब पे भी इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम आपके साथ में किसी अन्य औषधि कल्प के साथ फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें, हमारे साथ में ऐसे ही आप जुड़े रहिए, आप हमें हमें ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहिए, और हमारा जो ये कारवां है वो आप और हम मिलके इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।